नमस्कार दोस्तों, आई पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्कर सिंह। आज हम बात करेंगे ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2020 पर। ये स्विट्ज़रलैंड की एक निजी कंपनी इसको जारी करती है। कौन सा देश में कौन से व्यक्ति कितना कमा रहे हैं, मतलब कितने व्यक्ति कितना कमा रहे हैं, बस इसकी नज़र एक का काम है इसका। कौन कितना कमा रहा है, कौन कितना खर्च कर रहा है, इस पर नज़र रखना। अब बात करते हैं चर्चा में क्यों है। स्विट्जरलैंड स्थित एक निजी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार महामारी और उसके कारण लागू लॉकडाउन के बावजूद जून 2020 के अंत में वयस्क भारतीयों की औसत संपत्ति में दिसंबर 2020 की तुलना में तकरीबन $120, लगभग 8800 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। दिसंबर 2020 की तुलना में दिसंबर 2019 की तुलना में $120 की बढ़ोतरी हुई है अभी तक। मतलब पिछले छः महीने में $120, मतलब लगभग 8800 रुपये भाई हम लोग की संपत्ति बढ़ गई है। वयस्क का मतलब 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों की महामारी के कारण और उसके कारण लागू लॉकडाउन के कारण तब उसके बाद भी $120 बढ़ी है हम लोगों की संपत्ति, लगभग 8800 रुपये बढ़ गई है भाई। खुशी की बात है, जान लेना चाहिए। अब चर्चा करते हैं इसके प्रमुख बिंदुओं की। स्विट्जरलैंड स्थित निजी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी द्वारा जारी ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2020 में दुनिया भर में घरेलू संपत्ति और संपदा की सबसे व्यापक और अद्यतन जानकारी प्रदान की गई है। बताया नहीं, इसका एक काम है कहाँ पर कितना पैसा है, कहाँ पर कितनी संपत्ति है, कौन कितने पास किसके पास कितना है, बस इसका एक काम है। तो यह 2020 में जो रिपोर्ट दिया है इसमें बताया कि घरेलू संपत्ति और संपदा में सबसे व्यापक और नई जानकारी दिया है। अब बात करते हैं इस रिपोर्ट की वैश्विक स्थिति पर। वर्ष 2019 में कुल वैश्विक संपत्ति $36.3 ट्रिलियन और व्यक्ति की औसत संपत्ति $77,309 पर पहुंच गई थी, जो कि वर्ष 2018 की तुलना में 8.5% अधिक थी। दुनिया भर में लगातार पैसा बढ़ रहा है, लगातार लोगों की आमदनी बढ़ रही है, देशों के पास पैसा बढ़ रहा है, समृद्धि बढ़ रही है। इसलिए 2019 में कुल वैश्विक संपत्ति पूरी दुनिया की $36.3 ट्रिलियन, जिसमें से लगभग $3 ट्रिलियन भारत का भी है, तो $36.3 ट्रिलियन पहुंच चुका है। और प्रति व्यक्ति वैश्विक औसत आय, मतलब प्रति व्यक्ति जो आय है 18 वर्ष से अधिक वालों की, वो पहुंच चुका है। प्रति व्यक्ति की औसत जो संपत्ति है, पूरी संपत्ति $77,300 पहुंच गई थी, जो 2018 की तुलना में 2018 में 8.5% इसकी कम थी। मतलब 2018 में जितना था उससे 8.5% ज़्यादा है, मतलब संपत्ति बढ़ी थी। हालांकि जनवरी और मार्च 2020 के बीच कुल घरेलू संपत्ति में $17.5 ट्रिलियन की कमी आई है, जो वर्ष 2019 के अंत में वैश्विक संपत्ति के कुल मूल्य की तुलना में 4.4% कम है। 2020 में महामारी कारण लॉकडाउन लगने के कारण विश्व की संपत्ति में कमी आई है। वह कमी कितनी, 4.4% कम है। इस महामारी के कारण महिला श्रमिकों को सामाजिक और आर्थिक तौर पर काफ़ी असमानता का सामना करना पड़ रहा है। इस महामारी में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को ज़्यादा असमानता का व्यवहार झेलना पड़ रहा है। इसका कारण यह है कि व्यवसायों और उद्योगों जैसे रेस्टोरेंट, होटल और खुदरा क्षेत्रों में महिलाओं का काफ़ी अधिक प्रतिनिधित्व है। ये क्षेत्र भी महामारी के कारण सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। महिलाओं का सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व रेस्टोरेंट में है, होटल में है और खुदरा क्षेत्रों में, छोटे छोटे क्षेत्रों में है। आप रेस्टोरेंट में जाएंगे तो मे आई हेल्प यू, या होटल में जाएंगे या आप किसी मॉल में जाइए, वहाँ पर महिलाएं ज़्यादा देखने को मिलती हैं, मतलब काम करने वाली महिलाएं। तो यह क्षेत्र बंद हो गया है, इससे महिलाओं को काफ़ी प्रभाव पड़ा है। घरेलू संपत्ति अथवा संपदा के संदर्भ में वर्ष 2007-8 के वैश्विक वित्तीय संकट को इस शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण घटना माना जा सकता है। जो 2007-8 में वैश्विक वित्तीय संकट आया था, जो मंदी आई थी, वह इस शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण घटना, मतलब सबसे मुख्य घटना माना जा सकता है। और विशेषज्ञ मान रहे हैं कि इस महामारी के प्रभाव के कारण वैश्विक संपत्ति को कुछ नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। 2007-8 में मंदी के कारण वैश्विक संपत्ति को नुकसान हुआ था, और कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि इस महामारी के प्रभाव के कारण भी बहुत नुकसान सहना पड़ सकता है। महामारी ने विश्व को एक गंभीर मंदी की स्थिति में पहुंचा दिया है। विश्व का अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं में संकुचन की स्थिति देखी जा रही है। विश्व की अधिकांश अर्थव्यवस्था सिकुड़ चुकी है, मतलब कम हो चुकी है। बेरोजगारी दर में बढ़ोतरी हो रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, जैसे हम बेरोजगार हैं और आप भी बेरोजगार हैं। और दुनिया भर के वित्तीय बाजारों में काफ़ी उतार और चढ़ाव देखने को मिल रहा है। महंगाई बढ़ रही है, कहीं घट रही है, कहीं बहुत बढ़ रही है। दुनिया भर के बाज़ारों में आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इस पे भारतीय परिदृश्य में। भारत की घरेलू संपत्ति अथवा संपदा में अचल संपदा का काफ़ी विशेष स्थान है।
अचल संपत्ति मतलब जैसे ज़मीन हुआ, जेवरात हुआ, ये सब भारत की घरेलू संपत्ति में बहुत बड़ा स्थान रखता है। हालांकि अब धीरे धीरे वित्तीय संपत्ति में बढ़ोतरी हो रही है, मतलब लोगों का कैश बढ़ रहा है, लोगों के पास कैश बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी अचल संपत्ति बहुत ज़्यादा है लोगों के पास यहाँ पर। भारत की कुल संपत्ति में इसकी हिस्सेदारी लगभग 22% हो गई है। मतलब लोगों के पास ट्रिलियन में इकॉनमी है, मतलब लोगों के पास अरबों खरब रुपया है, उसके बावजूद भारत की संपत्ति में 22% संपत्ति जो है वो ज़मीनों से है। 100 बीघा ज़मीन, 200 बीघा ज़मीन लोगों के पास इससे है, 22% पैसा इससे है। स्टॉक, शेयर, बॉन्ड और बैंक डिपॉजिट आज वित्तीय संपत्ति के प्रमुख उदाहरण हैं। वित्तीय संपत्ति के प्रमुख उदाहरण क्या हैं? स्टॉक है, शेयर है, बॉन्ड है और बैंक डिपॉजिट। रिपोर्ट के मुताबिक जून 2020 में वयस्क भारतीयों की औसत संपत्ति $17,420, तकरीबन $12,77,000 थी, जो दिसंबर 2019 में $17,300 थी। दिसंबर 2019 में $17,300 थी और जून में $17,420 हो गई। मतलब हमें $120 का फ़ायदा हुआ। भाई मेरी संपत्ति $12,77,000, भाई पापा दे नहीं रहे हैं, क्या करें? $12,77,000 औसतन है भाई, सबके पास इतना है। अब बात करते हैं भारत में आर्थिक असमानता का। इसमें दिया है कि तकरीबन 12 लाख रुपए, 13 लाख रुपए के आसपास औसत संपत्ति प्रति वयस्क व्यक्ति के पास है। आपके पास है? नहीं है ना? लेकिन तो क्यों दे रहा है? तो भारत में आर्थिक असमानता है, इस पर बात करते हैं। भारत में आर्थिक असमानता और गरीबी को इस तथ्य से समझा जा सकता है कि भारत में वर्ष 2019 के अंत में 73% वयस्क आबादी के पास $10,000 से कम की संपत्ति थी। मतलब $10,000 से कम की संपत्ति 73% लोगों के पास थी। $10,000 मतलब वो जो 7-8 लाख रुपए के आसपास, जिनकी संपत्ति 7 लाख, 7.5 लाख रुपए है, उनकी आबादी 73% थी। वहीं भारत की जनसंख्या के एक छोटे से हिस्से के पास कुल वयस्कों का 2.3%, $1 लाख से अधिक संपत्ति थी। मतलब $1 लाख से अधिक की संपत्ति सिर्फ 2.3% लोगों के पास थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक मुद्रा धारकों में से शीर्ष 1% लोगों में भारत के कुल 9,07,000 लोग शामिल हैं। दुनिया भर के 1% लोगों में 1% वयस्क लोगों में भारत के 9,07,000 लोग शामिल हैं। और 2020 की पहली छमाही में भारत के वयस्कों की औसत संपत्ति में तकरीबन 1.7% की दर से बढ़ोतरी हुई है। वहीं अनुमान के अनुसार वर्ष 2020 में वयस्क भारतीयों की संपत्ति में 5 से 6% की वृद्धि होगी, जबकि वर्ष 2021 में यह वृद्धि 9% तक पहुंच सकती है। लॉकडाउन में, कोरोना के कारण लगे हुए लॉकडाउन के कारण भी इसके बावजूद भारत में वयस्कों की जो इकोनॉमी आमदनी है, मतलब वयस्कों की जो संपत्ति है, वह 1.7% बढ़ी है और 2020 के अंत तक 5 से 6% हो जाएगी और 2021 में सब कुछ नॉर्मल रहा तो 9% तक बढ़ोतरी होगी। तो हम लोगों का जो 16-17 लाख रुपए है वो 18-18 लाख के आसपास पहुंच जाएगा भैया। सब लोग अपने वापस मांग लो, 18 लाख रुपये कम नहीं होता। जनवरी अप्रैल 2020 के बीच भारत में बेरोजगारी दर लगभग 3 गुना बढ़कर 24% हो गई है। भारत में बेरोजगारी दर 3 गुना बढ़ गई, 24% हो गई है। भाई 16 लाख रुपये नहीं है तो आपके पास। अब बात करते हैं भारत में आर्थिक असमानता से संबंधित चुनौतियों पर। भारत जैसे विकासशील देश में तमाम तरह की गरीबी उन्मूलन संबंधी योजनाओं के बावजूद अभी भी सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि इन योजनाओं का लाभ गरीबों तक पहुंच रहा है कि नहीं। भारत जैसे विकासशील देश में कई तरह की योजनाएं चलती हैं जिससे गरीबी हट जाए, लेकिन इसके बावजूद लोगों पर इसका क्या फ़र्क पड़ रहा है, इसके बारे में भी सही जानकारी नहीं है। इस प्रकार असल चुनौती वास्तविक गरीबों की पहचान करना है। जो मुख्य चुनौती है कि कौन सबसे गरीब है, इनकी पहचान करना। राशन कार्ड तो आपके पास, किसी के पास BMW वाले के पास भी राशन कार्ड मिल जाएगा, जिसके पास रॉयल एनफील्ड होगा, सफारी होगा, इनके पास भी आपको राशन कार्ड BPL वाला मिल जाएगा। लेकिन जो वास्तविक गरीब हैं, जिनके पास खाने के लिए भोजन नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, इनकी पहचान अभी तक नहीं हो पा रही सही से। तो मुख्य जो समस्या है भारत के सामने, इनकी पहचान करना है। अक्सर सरकार द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर कम खर्च किया जाता है, और यदि खर्च किया भी जाता है तो यह आवश्यकता के अनुरूप नहीं होता है, सीधी सी बात है। जबकि पारंपरिक रूप में संवेदनशील समुदाय जैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदि प्राथमिक शिक्षा में समाज के बाकी हिस्सों की तरह ही आगे बढ़ रहे हैं, किंतु जब उच्च शिक्षा की बात आती है तो ये वर्ग काफ़ी पीछे दिखाई पड़ते हैं। प्राथमिक शिक्षा में SC और ST, जनरल और OBC की तरह बराबर चल रहे हैं, लेकिन जब उच्च शिक्षा की बात आती है तो ये लोग काफ़ी पीछे रह जाते हैं। आपने गांव में देखा भी होगा कि प्राइमरी में सब लोग जाते हैं, जूनियर में भी जाते हैं, लेकिन
देखो ग्रेजुएशन या मास्टर्स डिग्री लेने बहुत कम लोग निचले समुदायों से जाते हैं, एससी और एसटी से, जितना जनरल और ओबीसी से जाते हैं। और जो जलवायु परिवर्तन भी असमानता को बढ़ाने में योगदान दे रहा है। अब बात करते हैं आगे किराए पर। घरेलू संपदा एक प्रकार से आकस्मिक बीमा के तौर पर कार्य करती है। आकस्मिक बीमा मतलब जो आपको इमरजेंसी में जो धन आपके काम है उसे बीमा कहते हैं, आकस्मिक बीमा। तो जो घरेलू संपदा है, जो आपकी ज़मीन है, जो आपके जेवरात हैं, ये आपके इमरजेंसी पड़ने पर काम आ जाते हैं। तो वही जिसे आवश्यकता पड़ने पर कभी भी प्रयोग में किया जा सकता है। इसलिए वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कोरोना वायरस महामारी के आर्थिक प्रभाव को देखते हुए इसे एक उपलब्धि माना जाएगा कि वैश्विक संपत्ति पर कुछ खास प्रभाव देखने को नहीं मिला है। कोरोना का बहुत कम प्रभाव मतलब मामूली प्रभाव वैश्विक संपत्ति पर देखने को मिला है। 2007-8 के मंदी में से खतरनाक था। कोरोना में बंद हुआ, सब कुछ बंद हुआ, उसके बावजूद कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा। बीते कुछ वर्षों में भारत में आर्थिक असमानता एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। जैसे सामाजिक खर्चों में वृद्धि करके और समय पर कर भुगतान सुनिश्चित करके आसानी से संबोधित किया जा सकता है। बीते कुछ वर्षों में भारत में आर्थिक असमानता, जो गरीब हैं गरीब होते जा रहे हैं, जो अमीर हैं अमीर होते जा रहे हैं। अगर वीडियो से कुछ भी जानकारी मिले तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।